गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 24 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज वैसे टॉपिक सिर्फ 3 हैं, देखने में नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। खासकर ये सेकंड वाला टॉपिक एनकैप एंड रोड एक्सीडेंट काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक को डिस्कशन नहीं किया है। हालांकि चंद्रयान के बारे में हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग चंद्रयान के अलावा ये भी बात करेंगे कि फ्यूचर में इसरो और कौन कौन से मिशन को जो है प्लान कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपका बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नजर आ रहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होती है आपके लिए, क्योंकि मेंस में तो वही आपको जो नंबर मिलेंगे वो आंसर राइटिंग से ही आने वाले हैं। उसके अलावा हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे आपके साथ हमारे मेंटर होते हैं, वो वन टू वन बैठ के बात करते हैं। आपके पर्सपेक्टिव से, आपके हिसाब से, आपके वीकनेस स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से आपके लिए प्लान बनाया जाता है। उस तरह से आप तैयारी करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ दी जा रही है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जा रहा है। फाउंडेशन कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, और हमारा सैटरडे को करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, जिसमें पूरे वीक का हम लोग आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर कवर करवाते हैं। एक क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा SC 1000, अगर इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। चलिए जी, एक बार देख लेते हैं आज पहले पेज पे क्या है। तो पहले पेज की कहानी वही है। आज तो भैया हर तरफ चंद्रयान ही चंद्रयान है और इंडिया एक इलीट ग्रुप का पार्ट बन गया है, क्योंकि आज से पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग है चांद के सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ अमेरिका, USSR, अभी जो रशिया है, चाइना और अभी इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है। तो इलीट ग्रुप में हम लोग शामिल हो चुके हैं। मतलब कैनेडियन एजेंसीज, जापानीज एजेंसीज, यूरोपियन एजेंसीज अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है। तो एक बड़ी जबरदस्त हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, और बधाई हो सभी को, पूरे देशवासियों को, इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको बधाई भी हो, थैंक यू है कि इंडिया ने इतनी बड़ी चीज यहाँ पे अचीव की है। क्योंकि चंद्रयान 2 हम लोगों ने 2019 में भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए थे। चांद के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा लिंक उससे टूट गया था और क्रैश लैंडिंग हो गई थी। 4 साल का वेट करना पड़ा है हमें दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए। तो एक तो सबने हम लोग को बधाई भी दी है। अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हो तो बहुत दुनिया भर से बधाइयां आ रही हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो नहीं आएगी, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी को और हमारे PM को फोन करके जो है वो बधाई दी है। खैर, वो सब हम लोग पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। बात यह है कि अभी थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी में जाएं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। देखिए, कहानी तो है ही ऑफ कोर्स। 5:44 PM के आसपास जो है वो चंद्रयान ने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया था। चंद्रयान का मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, जो चीजें सरफेस के ऊपर उतरी हैं। एक है हमारा लैंडर और एक है हमारा रोवर। ये दो चीजें होती हैं। लैंडर एक व्हीकल है जिसने लैंड किया है। इस लैंडर के अंदर एक व्हीकल एक और है जिसे कहते हैं रोवर। ये गाड़ी जैसा होता है जो कि सरफेस के ऊपर चलेगा। तो ये तो टेक्निकलिटी सी चीजें हो गई। इसके 4 फेज हो गए। जब इसने लैंडर ने नीचे लैंड किया, 4 फेज में लैंड किया। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे ये चीजें पूछेगा वो। पहला है रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा है ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, देन फाइन ब्रेकिंग फेज, और चौथा आ गया टर्मिनल डिसेंट फेज। डिसेंट का मतलब है कि वो धीरे 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 नीचे उतरा। 5:44 पे उसने नीचे उतरना शुरू किया। 6:03 PM पे वो फाइनली नीचे उतर गया। मतलब 19 मिनट लगे उसको चांद के सरफेस पे पहुंचने पे। कहां उतरा? साउथ पोल पे उतरा। इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पे अपने मिशन को सक्सेसफुली वहां पे लैंड करवाया है। और अभी मोदी जी तो साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि वहां पे G20 की मीटिंग हो रही है। तो वहीं से उन्होंने देशवासियों को संदेश भी भेजा और उन्होंने कहा कि इंडिया बिलीव इन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि भाई जो चंद्रयान 2 की 3 की सक्सेस है, वो सिर्फ इंडिया को से बिलोंग नहीं करती है, वो पूरी ह्यूमैनिटी से बिलोंग करती है। और ग्लोबल साउथ को उन्होंने डेडिकेट किया है। ग्लोबल साउथ क्या है, ये हम लोगों ने कल बड़ा अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो प्लीज आप कल वाली जाके एनालिसिस देख सकते हो। उसमें पूरा ग्लोबल साउथ वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होगी जो आपको थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो क्या है, जो रोवर होगा हमारा, जो कि चांद के सरफेस के ऊपर घूमेगा, उसके अंदर ना दो चीजें हम लोगों ने मिक्स की हुई है, मतलब दो चीजें वहां पे ऐड की गई हैं। दो पेलोड हैं, बेसिकली पेलोड उसको कहते हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकिंग स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे कहा गया लिब्स। और दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे कहा गया APXS। ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो लिब्स है हमारा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकिंग स्पेक्ट्रोस्कोप, उसका काम क्या है, वो क्या करेगा चांद के सरफेस पे जाके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंट की एनालिसिस करेगा। ठीक है, चांद के सरफेस की जो वहां पे जो रॉक्स वगैरह हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसको डिराइव करेगा। उसके अलावा उनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसको एनालिसिस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। यह है लिब्स का काम। APXS अल्फा जो पार्टिकल एक्सिस स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका काम क्या है, वो वहां की बेसिकली सोइल और रॉक के ऊपर फोकस करेगा, जहां एंड अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, जहां पे वो लैंड किया है उसके आसपास की सोइल और रॉक्स वगैरह को स्टडी करेगा। देखिए, जहां तक सक्सेस और फेलियर की बात आती है, जो हम लोग भेजते हैं चांद के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने मिशन भेजा है, बहुत सारी कंट्रीज वहां पे मिशन भेज चुकी हैं। उनकी सक्सेस रेट अगर देखें, वो काफी कम है। देखिए, चांद पे ना अलग अलग तरह के मिशन भेजे जाते हैं। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो वहां की सोइल को स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो वहां से रॉक, चांद की जो रॉक्स होते हैं ना, उनको लाने के लिए भेजे जाते हैं। और सबका सक्सेस रेट अलग अलग है। अगर हम लोग ओवरऑल हिस्टोरिकली देखें, तो जितने भी मून मिशन हुए हैं उनका सक्सेस रेट ओवरऑल 40% रहा है। तो चंद्रयान 3 अगर सक्सेस हुआ है तो ये मतलब एक काफी रेयर फिनोमिना है। अभी आपने देखा लूना 25 रशिया वाला तो फ्लॉप ही हो गया था। यस, among robotic lander mission such as the Chandrayaan 3, where a spacecraft performs a controlled landing मतलब सॉफ्ट लैंडिंग, यहां पे सक्सेस रेट जो है वो 60% है। मतलब ठीक है, द फेलियर रेट हैज बीन हायर देन 60%, मतलब 60% से ज्यादा वहां पे मिशन फेल हुए हैं, ओनली 40% सक्सेसफुल हुए, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा। उसके अलावा सैंपल रिटर्न मिशन, जो रॉक्स वगैरह वहां से लेके आते हैं, उनका फेलियर रेट 67% है। हालांकि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो रॉक्स वगैरह लेके नहीं आएगा, वो सिर्फ वहां पे जाके स्टडी करेगा। उसके अलावा जो ऑर्बिटर्स हैं और जो फ्लाईबाइज हैं, मतलब जो चांद के सरफेस पे नहीं उतरते हैं, उसके आसपास ऑर्बिट में घूमते हैं, वहां पे फेलियर रेट काफी कम है, ओनली 36% एंड 24%। इसका मतलब ये है कि चांद के ऑर्बिट में घूमना आसान है, लेकिन सरफेस पे उतरना मुश्किल है। सिर्फ 3 ही कंट्री अब तक ऐसा कर चुकी थी, USSR और USA और चाइना, और इंडिया बन गया है भैया यहाँ पे फोर्थ कंट्री जिसने ऐसा किया है। तो ये तो चीजें हमारे यहाँ पे हो गई। ये हम लोगों ने कल कर लिया था, ये भी पुराना सा टॉपिक है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, चंद्रयान 1 के बारे में भी बात कर चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय वो क्रैश हो गया था 100 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। उसके अंदर भी 3 चीजें थी, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर क्या होता है। जैसे हमारा ये चांद है भैया, ठीक है, चांद के आसपास ऑर्बिट में क्या घूमता है, ऑर्बिटर घूमता है। ऑर्बिटर के बाद हमारा होता है लैंडर, तो चांद के सरफेस के ऊपर लैंड करता है, और लैंड के अंदर छोटा सा होता है रोवर। तो ये 3 चीजें होती हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। जो व्हीकल यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ये है आपका ऑर्बिटर, ये है आपका लैंडर जिसका नाम विक्रम है, और ये है आपका रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, तीनों का ने मिलकर वहां पे जबरदस्त काम किया है और वो चीजें वहां पे की हैं। ये चंद्रयान 3 वाले मिशन के बारे में डेटा आपको दिया हुआ है। अब इसरो के फ्यूचर के मिशन कौन कौन से होंगे। चंद्रयान 3 बड़े समय से वेट में था,
सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अब यहाँ पे रुकना थोड़ी ना है, अब यहाँ से आगे जाना है। आने वाले समय में इसरो के 3 मेजर मिशन रहने वाले हैं, आदित्य L1, गगनयान और एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, जिसे एक्सपोसैट कहा गया है। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलरमीट्रिक मिशन होगा टू स्टडी द वेरियस डायनामिक्स ऑफ द ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्स-रे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मतलब जो हमारे स्पेस के अंदर एक्स-रेज होती हैं, जो काफी डेंजरस होती हैं, तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाते हैं या सैटेलाइट्स हमारे जाते हैं, उनके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। उसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक्सपोसैट को भेजने वाले हैं। जहां तक बात गगनयान और आदित्य L1 की है, और एक और प्रोग्राम यहाँ पे जो लिखा नहीं है वो है निसार। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो निसार। निसार जो प्रोग्राम है वो इंडिया यूएसए के साथ मिलकर कर रहा है, मतलब इसरो के साथ मिलके, इसरो और नासा दोनों मिलके कर रहे हैं। ये मिशन पहले 2023 में होना था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको बढ़ा के 2024 में कर दिया है। ये फ्यूचर मिशन है। निसार का बेसिक पर्पस क्या होने वाला है? इसमें हम लोग अपने अर्थ के सरफेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 12 दिन तक का मिशन होगा, जो पूरे एंटायर ग्लोब को स्कैन करेगा। स्कैनर तो आपने देखा है ना, उस तरह से स्कैन करेगा, और हमारे यहाँ पे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को स्कैन करेगा हमारे अर्थ के इकोसिस्टम में, जहाँ पे आइस मासेस, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हजार्ड, हर चीज को जो है वो स्टडी करेगा। और उसके अंदर हल्का सा भी अगर चेंज होगा तो ये पता चल जाएगा भैया वहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सरफेस है, आज इसकी हाइट मान लो 100 फीट है, और कल इसकी हाइट अगर 100 फीट 0.00 फीट 1 फीट हो गया, मतलब हल्का सा भी उसके अंदर चेंज हुआ, तो ये पता चल जाएगा कि लैंडस्केप के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। वहां पे अर्थक्वेक भी आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। वो सब करेगा निसार। और इसके अंदर लोग सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज करने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आदित्य L1 मिशन क्या है? आदित्य L1 मिशन हम लोग भेजने वाले हैं सन को स्टडी करने के लिए। ये हमारे इसरो का पहला अटेम्प्ट होगा। हम लोग सन के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे भेज रहे हैं। बहुत ही क्लोज डिस्टेंस से हम लोग सन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सन को इतना स्टडी करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? जब हमें ऑलरेडी सन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, और ज्यादा क्यों इंफॉर्मेशन लेनी है? क्योंकि सन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। हमारी अर्थ के ऊपर जो वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वहां पे भी सन का बहुत बड़ा रोल है। राइट, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं जो हम लोग भेज रहे हैं, उनके ऊपर भी सन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बहुत बार जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, वो हमारे सैटेलाइट्स को ब्रेक डाउन कर सकती हैं, पावर ब्लैकआउट हो सकता है। राइट, उसके लिए भी सन की रेज वगैरह है, उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो इसीलिए हम लोग आदित्य एल मिशन को भेजेंगे सन। और सीधी सी बात है भैया, जब हम लोग सन को स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारा जो सैटेलाइट है वो भी सन के काफी क्लोज होना चाहिए। वो होगा एक पॉइंट के ऊपर जिसे कहा जाता है L1 पॉइंट। L1 पॉइंट ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होगा। कितना दूर होगा? 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है L1 पॉइंट। वहां पे हम लोग जाके आदित्य को सेट करेंगे। ये खास पॉइंट क्यों है L1? क्योंकि L1 दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अर्थ और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करता है। और अगर हम वहां पे जाके अपने सैटेलाइट को सेट कर देते हैं, तो फिर वहां पे उसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल बैलेंस होता है। जैसे रात और दिन बैलेंस होते हैं शाम को, वैसे ही वहां पे भी बैलेंस होता है। और ये L1 पॉइंट ऐसा है जहां पे कोई सोलर एक्लिप्स वगैरह नहीं होते हैं, तो आप 24 घंटे सन को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक मैं हर पॉइंट के ऊपर डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 दिन पहले भी इसको बहुत अच्छे से किया था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिनका नाम था जोसेफ लू लैंग्रेन। उनके नाम पे जो है ये नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट की खोज की थी। ठीक है, चलिए, हालांकि नासा का प्रोग्राम है पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में लॉन्च किया था। वो ऑलरेडी सन के काफी क्लोज जा चुका है, और वहां पे हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है हीलियोस 2 पोलर प्रोब। ये नासा ने मिलके जो है
जर्मनी वर्मनी के साथ किया था 1976 में। लेकिन अभी जो हमारा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आदित्य L1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आदित्य L1 के बारे में। उसके अलावा एक और हमारा जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो है गगनयान। गगनयान गगनयान का अल्टीमेट पर्पस पता क्या है? गगनयान का अल्टीमेट पर्पस है हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। मून पे नहीं, स्पेस में। गगन का मतलब क्या है? स्पेस। चांद का मतलब है मून। तो जिस मिशन में गगन है मतलब वो स्पेस की बात कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने, इसरो ने इंडिपेंडेंटली किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा है। मतलब कोई मैन मिशन नहीं है, सारे अनमैन्ड मिशन है। पहली बार हम लोग कोई ऐसा मिशन भेजेंगे जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट लो अर्थ ऑर्बिट में सरफेस से 300 से 400 किलोमीटर पे जाके 5-6 दिन 7 दिन के लिए वो वहां पे घूमेंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन उस मिशन अब सीधा तो आप इंसान को नहीं भेज सकते हो, पहले तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो इस समय गगनयान की कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है। वो टेस्टिंग वगैरह सक्सेसफुल होगी, फिर हम लोग तीनों एस्ट्रोनॉट को वहां पे भेजेंगे। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है पूरा गगनयान। गगनयान के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है जो यूज होंगे। फिलहाल आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब गगनयान एक्चुअली में लॉन्च होगा तब इसके बारे में जो ज्यादा पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो हमारा रॉकेट होगा GSLV Mark 3 जो इसरो के पास सबसे एडवांस है। गगनयान भी इसी से लॉन्च, चंद्रयान भी हम लोगों ने इसी से लॉन्च किया है, GSLV Mark। आजकल तो इसको LVM लॉन्च व्हीकल Mark 3 कहते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया हम लोगों ने। बट यस, दिस इज GSLV Mark 3। उसका क्रू मॉड्यूल होगा जहां पे हमारे मेंबर्स एक्चुअली में बैठेंगे, 3 इंडियंस। उसके अलावा क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें अगर आप दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आओगे ताकि आप सेफली लैंड हो सको। क्योंकि जैसे मान लो ये अर्थ है हमारी, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी आउटसाइड अगर बॉडी अगर वो हमारे सरफेस में एंट्री करती है, एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है और टेम्परेचर जो है कई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो वो जो सेलेस्टियल बॉडी है वो बर्न हो जाती है, जैसे हमारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, मीटियोराइट्स वगैरह बर्न हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो गगनयान होगा वो भी बर्न हो सकता है। तो इसीलिए ये जो क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी है, जिसे केयर कहा गया है, ये टेक्नोलॉजी बर्न होने से बचाएगी ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ के ऊपर पहुंच सके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए गगनयान के टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि बाद में हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, अगले टॉपिक पे जाते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अ कार सेफ्टी प्रोग्राम। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कार की सेफ्टी के बारे में, तो आपको पता है कि ये ग्लोबल एनकैप होता है। अभी हम लोग ग्लोबल एनकैप, जो कि एक ब्रिटेन का एक एनजीओ है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। हालांकि हर जापान में, अमेरिका में, हर कंट्री में अलग अलग सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। इंडिया का अपना कोई एक लोकल सेफ्टी नॉर्म नहीं है जिसमें हम लोग कारों की सेफ्टी चेक कर सके कि हमारी गाड़ियां कितनी सेफ हैं। बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए वो नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया में आपने देखा कितने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने सारे लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। इंडिया की अगर बात करें, ग्लोबली दुनिया में जितनी भी रोड ट्रैफिक से डेथ होती हैं, उसमें 10% इंडिया में होती है। जबकि वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का सिर्फ 1% इंडिया में है। डेथ कितनी है? 10%। व्हीकल कितने हैं? 1%। तो सीधा सा पता लग रहा है हमारे यहाँ पे कितने सारे दिक्कतें हैं। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ये कहती है कि हर साल हमारे 5 जीडीपी का 5 to 7% वो कहाँ जाता है जी? वो रोड क्रैशेस, उससे वजह से लॉस हो जाता है। तो अभी तक हमारे पास कोई अपना इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम नहीं था, सेफ्टी रेटिंग सिस्टम नहीं था। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको लॉन्च करने वाला है। इसमें गाड़ियों को नंबर दिए जाएंगे, जैसे फिल्मों को स्टार रेटिंग दी जाती है, 1 2 3 4 5 स्टार दिया जाएगा। जिसको 5 स्टार मिलेंगे वो हाईएस्ट सेफ्टी वाली गाड़ी होने वाली है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसे कहा गया है न्यू कार एंड स्कैप का मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम होगा। मतलब देखिए, मैंडेटरी नहीं है हर कंपनी के लिए कि आप हर गाड़ी को भेजो वहां पे। मैंडेटरी नहीं है। आपका मन करे आप उसको भेज सकते हो, मन करे उसको ना भेजिए। वॉलंटरी होता है। कब से शुरू हो जाएगा जी? 1 अक्टूबर से 2023 से शुरू हो जाएगा। क्या है बता दिया मैंने आपको ऐसे भी। ठीक है, अंडर द भारत एनकेप
car voluntarily nominated by the automobile manufacturers will be crash tested as per the protocols laid down in the soon to be published। अभी तो पब्लिश नहीं हुआ है, थोड़े दिन में पब्लिश हो जाएगा। अब ये वॉलंटरी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कितनी सारी गाड़ियों की कंपनियां होती हैं, आपने देखा ही होता है, राइट। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर कोई कंपनी अपनी गाड़ियों को टेस्ट क्यों करवाएगी, या फिर कोई कंपनी अपनी गाड़ियों को टेस्ट क्यों नहीं करवाएगी। देखिए सीधी सी बात यह है कि भैया जो गाड़ियां सेफ होती हैं, सेफ गाड़ी बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज करना पड़ता है, राइट। आपको एयर बैग्स भी लगाने पड़ते हैं, एंटी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी होती है, आपको लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हो जाती है कॉस्टली। तो सेफ गाड़ियां जो होती हैं वो ज्यादातर कॉस्टली होती हैं, ठीक है जी। इंडिया की मार्केट में अगर हम देखें, हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा नहीं, तो इंडिया में लोग सेफ्टी की बजाय प्राइस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि गाड़ी सस्ती हो, 3-4 लाख में, 2 लाख में गाड़ी मिल जाए, एक फोर व्हीलर मिल जाए, पूरी फैमिली बैठ के उसमें एंजॉय करे। सेफ्टी हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं क्योंकि वो गाड़ियां महंगी होती हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा सेफ गाड़ियां नहीं बनाती हैं, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल वगैरह को मैंने बताया ज्यादा होता है। तो इसीलिए कंपनीज को ये वॉलंटरी चॉइस दी गई है, अगर आप गाड़ी को टेस्ट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि सर कुछ कंपनियां गाड़ियां टेस्ट क्यों करवाती हैं। सब अब सारी कंपनी सारे मॉडल को तो टेस्ट नहीं करवाती है। कुछ गाड़ियां इसीलिए टेस्ट करवाती हैं, अगर उनकी रेटिंग अच्छी हुई तो उसको वो एज अ मार्केटिंग स्किल, एज अ मार्केटिंग टूल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक टाटा की गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन, ठीक है। गाड़ी नेक्सॉन आपने देखी होगी रोड के ऊपर बहुत बार, इसकी माइलेज वगैरह काफी कम है, बहुत भारी गाड़ी है, इसलिए माइलेज इसकी कम है। लेकिन नेक्सॉन को कहा जाता है इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी। इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार लेके आई। गाड़ी एक्सपेंसिव भी है, हैवी भी है, माइलेज भी कम है, लेकिन सेफ्टी है। और नेक्सॉन गाड़ी की एडवर्टीजमेंट आप कभी भी देखोगे, आपको हमेशा वहां पे एक ही चीज देखने को मिलेगी, इंडियाज सेफेस्ट कार। किसी और चीज में वो लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं, सेफेस्ट में कर। इसलिए कुछ कंपनियां जो गाड़ियां सेफ बना रही हैं वो इसे एज अ मार्केटिंग टूल पे यूज कर सकती हैं। ये जो इंडिया का भारत एनकैप बनेगा, यहाँ पे गाड़ियों के सिर्फ बेस मॉडल को ही टेस्ट किया जाएगा, और वो भी वॉलंटरी लेवल पे ही किया जाएगा, ठीक है। ऐसी गाड़ियों की टेस्टिंग की जाएगी जिनके अंदर 8 सीट या उससे कम सीटें होती हैं, जिनका वेट जो है वो 3500 किलोग्राम के अंदर अंदर होता है। इससे ज्यादा हैवी गाड़ियों को हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग लेवल पे टेस्ट किया जाएगा बेसिकली। अडल्ट प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड द सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी, ये बताऊंगा आपको क्या होता है। हाउ हैज द भारत एनकैप इवॉल्व्ड। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि यूके बेस्ड एक एनजीओ है, टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। ये ग्लोबल एनकैप को टेस्ट करते हैं, ये जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनके द्वारा सेट किए गए हैं। अमेरिका का अपना एक सिस्टम है जो काफी पुराना है, 1978 से वहां पे चला आ रहा है। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे जो है इंक्लूड करने की कोशिश की है भारत एनकैप के अंदर। ये जो एनजीओ है यूके बेस्ड टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, इसने इंडिया में भी एक कैंपेन लॉन्च किया था, सेफर कार फॉर इंडिया। ये 2014 के अंदर कैंपेन चलाया था, जिसमें कई तरह की गाड़ियों को इंक्लूड किया गया था, जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा नैनो, फोर्ड फिगो, ह्यूंडई i10, वोक्सवैगन पोलो वगैरह को किया गया था। स्विफ्ट गाड़ी को भी इसमें टेस्ट किया गया था, और स्विफ्ट गाड़ी को 0 रेटिंग मिली थी, क्योंकि स्विफ्ट गाड़ी के अंदर कोई भी एयर बैग नहीं है, और ना ही स्विफ्ट गाड़ी का जो बॉडी है, उसका जो उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है काफी लो क्वालिटी यूज किया गया है। स्विफ्ट गाड़ी अपनी सेफ्टी के लिए काफी बदनाम भी है, हालांकि काफी ज्यादा बिकती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कॉस्ट एंड लुक्स। इंडिया में लोग लुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं भाई, गाड़ियों की दिखती कैसी है ना। सेफ्टी हो या ना हो, बट अच्छा लुक होना चाहिए, ये भी हमारे यहाँ पे एक बड़ा इशू रहता है। 2018 में जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाटा नेक्सॉन है उसने 5 स्टार की रेटिंग किया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो नजर आती हैं। जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो बहुत कंट्रीज में अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे फ्रंट एयर बैग्स मैंडेटरी होते हैं कई सारी कंट्रीज में, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपकी गाड़ी बीप करने लगती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह, ये सब चीजें जो हैं वो हमारे भारत एनकैप के अंदर होंगी। अगर आप अमेरिका में जाएं, जापान में जाएं, यूके वगैरह में जाएं, वहां पे बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड होते हैं चेक करने के लिए।
जैसे यहाँ पे पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी होता है। इंडिया में तो पैसेंजर सीट में रिमाइंडर नहीं होता, बट वहाँ पे होता है ना? उसके अलावा पेडेस्ट्रियल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर प्रोटेक्शन सिस्टम। अगर आप अपनी लेन से बाहर जा रहे हो, तो भैया सेंसर एकदम आवाज़ करने लगता है। हमारे यहाँ पे तो कोई लेन को फ़ॉलो ही नहीं करता, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से कहीं जा रहा है। रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह वहाँ पे होता है। तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह अभी हमारे भारत एनकैप में नहीं आएँगी, लेकिन डेफ़िनेटली फ्यूचर में हम इनको भी डालेंगे, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं। अगर आप विदेशों में जाके देखें तो रोड एक्सीडेंट के बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो डेथ बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में इतनी सारी डेथ क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उसके लिए एक टॉपिक हमारा तैयार होना चाहिए। तमिलनाडु हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स इन 2017, लेकिन जो आदमी मरे हैं रोड एक्सीडेंट में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरे हैं। अराउंड 1274 एक्सीडेंट्स एंड 405 डेथ टेक प्लेस एवरी डे इन रोड मिसहैप इन इंडिया। यहाँ पे टू व्हीलर की डेथ सबसे ज़्यादा होती है, व्हिच इज़ हाईएस्ट 33%। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो क्लियरली, मैप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे सबसे कम एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह, उसका रीज़न वही है, हिली एरियाज़ हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। ठीक है? ये तो यहाँ पे रीज़न। अब कॉज़ क्या है भैया? इंडिया में इतना हाई एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? आप सबको पता है, बताने की ख़ैर मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, राइट? देखिए, हमारे यहाँ पे ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ चलती रहती हैं। शराब पी के लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। रेड लाइट जंप करना तो हमारे यहाँ पे फैशन है। लोग समझते हैं ये तो बड़ा कूल है, अगर हमने रेड लाइट जंप कर दिया तो। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं लोग। गाड़ी में बैठे-बैठे ड्राइविंग कर रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं साथ के साथ। लेन लेन का हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी किसी भी लेन में चलता रहता है। अगर कोई दूसरी लेन में चलता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज़ ही नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो भी जाए तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है। हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं। रूरल एरियाज़ में तो सुविधाएँ है ही नहीं, आप ये मान के चलिए। भैया, आप हेलमेट नहीं पहनते हो, है ना? सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हो। इवन बहुत सारे लोगों के पास तो लाइसेंस भी नहीं होता है। जिनके पास लाइसेंस होता है वो 2 नंबर में लाइसेंस बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी पहली बात तो बहुत ही पुअर है, और ओवरलोड होके व्हीकल चलते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह ओवरलोड होके चल रहे हैं, खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। मेंटेनेंस रोड्स की नहीं है, बड़े-बड़े गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स बने हुए हैं, पुराने-पुराने व्हीकल हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं, उनके सड़कों के ऊपर टायर फट जाते हैं, वो दूसरों को भी मारते हैं, खुद तो मरते ही हैं। राइट? बहुत सारे केस हमारे यहाँ पे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्विलियंस कैमरे नहीं लगे होते हैं, इसलिए हिट एंड रन के केस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग किसी को मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से भाग जाते हैं। उनको पता है भाई कोई आपको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। ये बहुत सारे रीज़न्स हमारे यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल हम लोग ने 2016 में बनाया था। जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम का गोल्डन आवर्स में। गोल्डन आवर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो अगर आप उसको 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर-अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, अगर आप हॉस्पिटल में लेके चले जाते हो, तो उसकी जान बच जाती है। उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। तो उस केस में कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल वगैरह आपसे पैसा नहीं माँगते हैं, इनिशियल तौर पे। वो यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा हमारे पास नेशनल रोड सेफ्टी एंड द ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड भी बनाया गया है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है गाड़ियों के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो किया गया है, बट यू नो हमारे यहाँ पे रूल तो बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और कसूर हम लोग गवर्नमेंट का निकाल देते हैं, जबकि हम लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। भैया, हेलमेट हम खुद नहीं पहनते, इसमें सरकार क्या करे? है ना? और सरकार अगर अब चालान काटती है, तो उसी को गाली देते हैं। अरे भाई, आपकी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनने के लिए बोल रहे हैं, सरकार को कोई शौक नहीं है। आप खुद सीट बेल्ट लगाइए, वो आपकी सेफ्टी उसमें है। तो लोग खुद की ही परवाह नहीं करते हैं, फिर गाली जो है वो सरकार को दे रहे हैं। ये भी समस्या, हालाँकि गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, क्योंकि वो वहाँ पे रूल्स प्रॉपर फॉलो करने के लिए उनके पास फ़ोर्स नहीं है। सड़कों के डिज़ाइन बहुत खराब हैं, कहीं से कोई भी लेन आ रही है, कहीं से कोई भी लेन जा रही है, कहीं पे कोई भी मोड़ आ रहा है। डिज़ाइन है ही नहीं यहाँ पे रोड्स के डिज़ाइन भी इंडिया में बहुत खतरनाक हैं। है ना? कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और रोज़ होते हैं, फिर भी उन डिज़ाइन को चेंज नहीं किया जाता है ना? अब कहीं पे बैरियर्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। कोई भी गाड़ी में कहीं भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है, कुछ सेंस नहीं है किसी को, ड्राइविंग का सेंस तो है ही नहीं।
आप कम से कम गाड़ी चला रहे हो भाई, अब अगर इस साइड मुड़ रहे हो तो कम से कम इंडिकेटर ही दे लीजिए। इंडिकेटर देने का तो हमारे यहाँ पे फैशन ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को इंडिकेटर नाम की कोई चीज़ होती है गाड़ी में। अपने आप ही मोड़ रहे हैं कहीं पे भी। तो ये सारी समस्या हमारे यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? जो यूनाइटेड नेशन का सेफ्टी सिस्टम अप्रोच है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करिए जहां पे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, वहां पे आप जो है ज्यादा फोर्स लगाइए, वहां पे मेजरमेंट लीजिए। वो एक बेटर तरीका होता है। डेडिकेटेड कॉरिडोर आप बना सकते हो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, वो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो है रोड सेफ्टी को ऑडिट भी करना जरूरी है। गुड समैरिटन लॉ, ये क्या होता है? कई बार रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर कोई उस आदमी को उठा के हॉस्पिटल लेके चला जाता है तो पुलिस आके उसी से पूछताछ करने लगती है, राइट? तो कई बार लोग डरते हैं कि एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। तो गुड समैरिटन लॉ ये कहता है अगर कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन को, जो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाएगा तो उसे हरासमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है? तो ये गुड समैरिटन लॉ हमारे यहाँ पे हर स्टेट में नहीं है, एक आधी स्टेट में बने हुए हैं, तो ये भी होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, राइट? बेटर सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए गाड़ियों वगैरह में, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो सब होना मैंडेटरी होना चाहिए। लग्जमबर्ग का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। लग्जमबर्ग में रोड सेफ्टी बहुत हाईएस्ट लेवल की मानी जाती है। वहाँ पे रोड डेथ बहुत कम होती है, साल में 1 डेथ भी नहीं होती है लग्जमबर्ग में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत खराब है। आप ट्रेन में जाके देख लीजिए, सरकारी बसों में जाके देख लीजिए, हालत बहुत खराब है। उनके अंदर अगर हम लोग सरकार इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनिटली लोग प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद करेंगे। तो उससे सेफ्टी बढ़ेगा, है ना? चलिए, कैन एआई बी एथिकल और द मोरल? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब जनरल ये होता है कि भाई आपके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी होती है। आप गलत और सही का फैसला ले सकते हो। आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो। आप मोरल डिसीजन ले सकते हो, एथिकल डिसीजन ले सकते हो, कोई कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे, राइट? तो अब ये डिसीजन कौन लेगा? इंसान नहीं ले रहे हैं। ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये कंप्यूटर्स ले रहे हैं, रोबोट्स ले रहे हैं, एल्गोरिदम्स ले रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजंस को ले रहा है। बहुत सारे केस में, खासकर गवर्नेंस में तो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। आप बैंकिंग सिस्टम में देख लीजिए, पहले क्या होता था? आप बैंक में जाते थे, लोन के लिए अप्लाई करते थे, तो वहां का जो मैनेजर होता था आपसे 50 तरह के सवाल पूछता था। अब कोई नहीं पूछता आपसे। आप बैंक में जाओगे, अपना बैंक बैंक अकाउंट बताइए, आधार नंबर बताइए, वो कंप्यूटर में डालेंगे और कंप्यूटर सारी चीजों को कैलकुलेट करके बता देंगे कि भई आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सारा डिसीजन अभी कंप्यूटर के द्वारा लिया जा रहा है। गवर्नेंस में लोगों के आधार कार्ड के बेसिस पे, उनके बैंक अकाउंट के बेसिस पे सरकार ये बता देती है, उनके जो लैंड के रिकॉर्ड होते हैं, उनकी एज होती है, डिसीज होते हैं, सब तो सरकार के पास डेटा होता ही है। तो कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को सरकारी सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इसको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये डिसीजन अभी कंप्यूटर्स ले रहे हैं गवर्नेंस के अंदर। हालांकि इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट होने के साथ साथ क्या कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम क्या एथिकल और मोरल डिसीजन ले सकते हैं जैसे इंसान लेता है? वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके अंदर तो प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा डिसीजन लेंगे। लेकिन इंसान तो प्रोग्रामिंग से नहीं चलता, इंसान तो रैशनैलिटी से चलता है, इमोशंस के साथ चलता है, मोरल वैल्यूज के साथ चलता है। तो वो इन्होंने यहाँ पे बात कही इस आर्टिकल के अंदर कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल और मोरल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या क्या चैलेंजेस हमारे यहाँ पे नजर आते हैं? पहली बात तो बायसनेस, क्योंकि जो आदमी कंप्यूटर के प्रोग्राम को तैयार करेगा वो जैसा बायस होगा किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, किसी स्किन कलर को लेके, रीजन को लेके, जेंडर को लेके, वैसे ही प्रोग्रामिंग होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बायस हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे बहुत बार एग्जाम्पल देखने को भी मिले हैं। जैसे गूगल के ऊपर हम लोग अगर सर्च करें, अगर हम लोग सर्च करते हैं बेस्ट सीईओ, किसी कंपनी के बेस्ट सीईओ की बात करते हैं, तो मेजरली आपको क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे व्हाइट मेल पर्सन, व्हाइट और मेल। तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस है ना, टुवर्ड्स वीमेन, टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम अदर कलर्स, ब्लैक और ब्राउन। तो ये इस तरह की बायसनेस वहां पे नजर आ सकती है, राइट? तो ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा
अब साइंस एंड द इंजीनियरिंग एथिक्स एक मैगजीन है, इसके अंदर कुछ पब्लिश हुआ था थोड़े समय पहले, जहाँ पे भी एक्सपर्ट्स लोगों ने यही बोला था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स होते हैं, वो एक ब्लैक बॉक्स के जैसे होते हैं। उनकी एक्चुअली में प्रोग्रामिंग किसी को नहीं पता, वो किस बेस पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, कोई किस डिसीजन तक वो कैसे पहुँचे, इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोसीजर किसी को नहीं पता होता, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो हम तो हाथ खड़े कर देंगे। हम क्या करें? ये तो कंप्यूटर ने डिसीजन लिया है भैया, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट? एक केस ऐसा बिहार में आया था, एक आदमी को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो डेड है, डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो आदमी ज़िंदा था। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दिया कंप्यूटर ने। वो जब आदमी वहाँ पे एप्लीकेशन लेके गया, उन्होंने कहा भई ये देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो आगे से जवाब क्या मिला? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कंप्यूटर आपको डेड दिखा रहा है। तो सारी चीज़ हम लोगों ने किसके ऊपर छोड़ दिया? कंप्यूटर पे छोड़ दिया। इंसान डिसीज़न लेना बंद कर दे रहा है। इससे हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। यस, प्राइवेसी का तो कंसर्न ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपका पर्सनल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका मिसयूज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग हाथ खड़े कर देते हैं। मैं क्या करूँ? ये तो डिसीजन कंप्यूटर ने लिया है, मुझे मत पूछो, उनको जाके पूछो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉब डिसरप्शन, जैसे कि आजकल हम लोग बात ही कर रहे हैं, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो लोग ट्रेंड के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है जॉब मार्केट में कल को उनके लिए कोई जगह ही ना बचे। सारा काम तो कंप्यूटर करने लगेंगे, है ना? ऑटोनॉमी एंड द कंट्रोल, वेपनाइजेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो सकता है कल को मिलिट्री वेपन्स वगैरह के जो होते हैं, लीथल जो वेपन सिस्टम होते हैं, उनको वेपनाइज़ किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब जैसे अब मैं एक चीज़ मान के चलिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोग्राम हम लोगों ने फिट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान वाली साइड से कोई ऑब्जेक्ट अगर इंडिया की तरफ आता है, तो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। या पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस छोड़ दिया जाए। ऐसा मान लो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब हो सकता है गलती से जैसे इंडिया का ब्रह्मोस पाकिस्तान में चला गया था गलती से, ऐसे ही पाकिस्तान का ब्रह्मोस भी तो इंडिया में आ सकता है, या पाकिस्तान की जो मिसाइल वो भी तो इंडिया में आ सकती है गलती से। अगर वो मान लो गलती से आ गई, कोई ह्यूमन एरर हो गया, तो हम तो सीधा ब्रह्मोस दाग देंगे भैया पाकिस्तान के ऊपर पचासों। लेकिन ह्यूमन जो रीजनिंग है वो कुछ और कहती है। वो यहाँ पे 10 बार सोचेगा, उसके सारे सिनेरियो सोचेगा, तब जाके एक्शन लेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेपनाइज़ेशन भी डेफिनिटली हो सकता है, राइट? ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें हो सकते हैं। सोशल मैनिपुलेशन, जैसे कि अमेरिका में देख अपने इलेक्शंस वगैरह में साइबर अटैक होते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं, है ना? अनइक्वल एक्सेस, हर आदमी तो नहीं कर सकता, जो अमीर आदमी है, जिसके पास रिसोर्सेज़ होते हैं वही एक्सेस कर सकता है इस तरह की पावरफुल टेक्नोलॉजी को। तो डिजिटल डिवाइड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जब तक समाज में डिवीज़न रहेगा, हर लेवल पे डिवीज़न रहेगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है ऑफ कोर्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस को हो सकता है आने आने वाले 40-50 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही सरपास कर ले, राइट? तो ह्यूमन डिपेंड हो जाएँगे रोबोट्स के ऊपर, रादर देन रोबोट्स ह्यूमन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। उस तरह की चीज़ें डेफिनिटली यहाँ पे हो सकती हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल के ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी होती है, इनको पावर तो चाहिए ना यार, इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए। तो उसकी वजह से ये कहा जाता है कि उतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो एथिकल कंसर्न्स के साथ-साथ एनवायरमेंटल कंसर्न, टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, वेपनाइजेशन, वो सब कंसर्न्स हमारे पास हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बात वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, आने वाले समय में और ज़्यादा बनेगा। हम इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग ये एन्श्योर कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रामिंग होती है, वो थोड़ी-सी एथिकल हो और मोरल हो, राइट? वो हम लोग कर सकते हैं। तो जो आज के लिए इतना ही था, कुछ ना कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।